नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सक्सेस जोन की सरकारी मास्टर सीरीज़ में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सक्सेस जोन की सरकारी मास्टर सीरीज़ में। आज हम पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ये टॉपिक सुपर टेट, सी टेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, आज का हमारा सिद्धांत है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। अब संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब है? देखिए, संज्ञान मतलब कॉग्निशन, और कॉग्निशन मतलब जो भी बच्चे का जानना है, समझना है, सोचना, याद रखना, सीखना, निर्णय लेना और समस्या समाधान करना, ये सारा जो होता है संज्ञान के अंतर्गत आता है। यानी सारी चीज़ें जो हैं दिमाग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? दिमाग से। तो ये संज्ञान मतलब जो किसी बच्चे का जानना, समझना, सोचना, याद रखना, सीखने से संबंधित जो है वो क्या है? संज्ञान। ठीक है। अब संज्ञानात्मक विकास, अब हमने बताया किससे संबंधित है। ये सारी क्रियाएं जानना, समझना, सोचना कहाँ होती है? बच्चे के मस्तिष्क में। बच्चा हो या बड़ा हो, किसी के भी क्या होगी? ये मस्तिष्क में होती है, दिमाग की चीज़ें होती है। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब है बच्चे के दिमाग का विकास। यानी संज्ञानात्मक विकास मतलब दिमाग का विकास ही क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है। तो आया समझ में? अब देखिए पियाजे क्या कहते हैं कि अब पहले थोड़ा पियाजे के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। ठीक है। अब प्रतिपादक जो है, यानी जो संज्ञानात्मक विकास है सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। सिद्धांत का नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने अनुभवों और क्रियाओं के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है। यानी बच्चा क्या है, अपने जो खुद के उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो भी खुद से वो काम करता है, उसी से क्या करेगा? वो अपने ज्ञान का निर्माण यानी ठीक है करता है। पियाजे के अनुसार बच्चे का जो मानसिक विकास है 4 चरणों में पूरा होता है। ठीक है। यानी बच्चा क्या है, 4 चरण क्या है? अब अभी हम आगे वाली स्लाइड में बताएंगे आपको कि ये 4 चरण कौन से होते हैं। यानी इसमें क्या कह रहे हैं कि संज्ञान, यानी बच्चा जो विकास कर रहा है, ठीक है, संज्ञान का, यानी अपने जो ज्ञान का विकास किससे कर रहा है? अपने ही अनुभव से और अपने ही किए गए कार्यों से क्या करेगा? वो अपना निर्माण, ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है। अब इसके लिए बच्चे ने को बताया गया है, मतलब बताया गया, किसने बताया? पियाजे ने बताया कि जो बच्चे का जो ये मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास यानी जो संज्ञानात्मक विकास है, ये 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में होता है। अब आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे 4 चरण कौन से हैं। ठीक है। अब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, 4 चरण को जो है पियाजे ने जो अवस्थाएं होती हैं, विकास की अवस्थाएं, यानी अवस्थाओं को उन्होंने उम्र के अनुसार बांटा है। ठीक है। यानी इस उम्र में बच्चा ये करता है, इस उम्र में बच्चा ये करता है। अब देख लेते हैं 4 चरण कौन कौन से हैं। पहला चरण बताया है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। पहला चरण कौन सा है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था। कहीं कहीं पर ये गत्यात्मक का जो है गामक भी लिखा होता है। क्या होता है? गामक, यानी संवेदी गामक अवस्था। ठीक है। और ये अवस्था कितनी उम्र के लिए होती है? 0 से 2 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। दूसरा चरण बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। तीसरा चरण बताया है ठोस ठोस या मूर्त, ठोस या मूर्त। ठीक है। ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु में होती है। और जो अंतिम चरण बताया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष और उससे अधिक की अवस्था होती है। ठीक है। यानी ये 4 चरण बताए हैं। अब अगली स्लाइड में हम जान लेते हैं। अब एक एक करके जो सारे चरण हैं, चरण मतलब ये जितने जो भी आयु है दे रखा है, आयु अवस्थाएं दे रखी है, इनके बारे में जान लेते हैं कि इनकी क्या विशेषता होती है। इन चरणों के बारे में क्या क्या बताया है कि बच्चे में हर एक चरण में ना कुछ परिवर्तन होता है। तो वही परिवर्तन हम इन चरणों में जानेंगे कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब पहली अवस्था हमारी थी संवेदी गत्यात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज। अब देखिए, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा इंद्रिया जो होती है हमारी, आँख, कान, नाक जो होती है, ये इंद्रिया होती है हमारी। इंद्रियों से देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना
और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। यानी बच्चा क्या करेगा इस अवस्था में, क्या करेगा, देखकर, सुनकर, छूकर या चखकर या सूंघकर चीज़ों को क्या है समझता है, और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से। ठीक है, बच्चा अपने कार्यों के परिणाम को समझना शुरू कर देता है। अब सबसे जो प्रमुख विशेषता है इस अवस्था की वो है वस्तु स्थायित्व। वो क्या विशेषता है, वस्तु स्थायित्व। अब देखिए वस्तु स्थायित्व क्या होती है। लगभग अब 8 से 12 माह की जो आयु होती है उसमें बच्चा समझने लगता है कि वस्तु आंखों से ओझल होने पर भी मौजूद रहती है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि यानी अगर कोई वस्तु बच्चे को दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रही है, वास्तव में मौजूद है लेकिन अभी बच्चे के सामने से हटा दी गई है, तो इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि जो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है लेकिन वो क्या फिर भी मौजूद है। इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे जान लेते हैं कि अब जैसे बच्चे की माता है, बच्चे की माता ने क्या है बच्चे के सामने से कोई खिलौने को छुपा कर रख दिया है। ठीक है, अब अभी वो छोटा है, यानी जो 6 वर्ष की जो अवस्था है उसमें छुपा कर रख दिया, तो उसके लिए क्या है कि वो की गायब ही हो गई है, कि यानी वो वस्तु नहीं रही है। यानी क्या खिलौना छुपाया है कि इसका मतलब वो उसके अभी जो समझता है 6 वर्ष तक 6 महीने तक कि वो अब खिलौना है ही नहीं। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है 1.5 से 2 वर्ष की आयु तक आता है वो बच्चा समझने लगता है जो अभी माँ ने अभी खिलौना छिपाया था वो खिलौना क्या है अभी नहीं सामने है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह गायब हो गया है। अब उसको समझने लगता है कि ये चीज़ ना छिपाई गई है लेकिन ये है यहाँ पर। तो क्या करेगा, इस उम्र तक आपने भी देखा हो अपने अपने घर में, अगर आप सामने से कोई बच्चों की चीज़ हटा देते हैं तो बच्चा क्या ढूंढता है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि वास्तव में ये वस्तु है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है वस्तु स्थायित्व। इस अवस्था की ये प्रमुख विशेषता होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, अब अगली अवस्था है, और इन अवस्था की जो एज है वो भी याद रखेंगे। जैसे संवेदी गत्यात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष। ठीक है, अब अगली देख लेंगे। अगली जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये कितने वर्ष तक होती है, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। अब इस अवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चे की भाषा का विकास तेजी से होता है। क्या विशेषता है कि इस अवस्था में क्या हो रहा है, बच्चे की जो भाषा का विकास है वो तेजी से हो रहा है। बच्चे की भाषा का विकास तेजी से होता है। बच्चा कल्पना शक्ति का अधिक प्रयोग करता है। बच्चा तर्क करता है लेकिन ये तर्क जो होता है वास्तविकता पर आधारित नहीं होता। यानी इसकी अवस्था होती है जो बच्चा अभी तर्क कर रहा है वो जो तर्क है वो वास्तविकता नहीं होती है, यानी जो वास्तव में है वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को अभी इतनी समझ नहीं है। बच्चा समझ रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है ना, वास्तविकता पर नहीं है आधारित। अब इस अवस्था की हम विशेषताएं देख लेती है। यानी पहली विशेषता है इसकी अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म, यानी बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण से सोचने में असमर्थ होता है। इसका मतलब होता है कि बच्चा ये सोचता है कि मैं जैसा सोचता हूँ, यानी मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही सभी सोचते हैं। अहम प्रवृत्ति होती है उसके अंदर, यानी मैं ही मैं हूँ, कि जैसा मैं करता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ दूसरे लोग भी वैसे ही सोचते होंगे, वैसे ही करते होंगे। यानी वो अपने जो दूसरों के नज़रियों को सोचने में या समझने में भी क्या होता है, असमर्थ होता है। ठीक है, अगली विशेषता है इसमें जीववाद। कौन सी है, जीववाद, एनिमिज्म। इसका मतलब है बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानता है, यानी जो वस्तु निर्जीव है उसको, उन वस्तुओं को भी ये लगता है कि ये क्या है, जीवित है। ठीक है, अब अगला है केंद्रण, सेंट्रेशन। तीसरा जो विशेषता है सेंट्रेशन इस अवस्था की, यानी बच्चा किसी एक ही गुण पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। यानी बच्चा है किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाता है, बाकी जो बातों को वो क्या करता है, नज़रअंदाज करता है। इसको ऐसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यानी 2 गिलास रखे हैं पानी के, यानी बच्चे के सामने 2 गिलास पानी के रखे हैं। एक गिलास क्या है, लंबा और पतला है। ठीक है, एक गिलास क्या है, लंबा और पतला है, वो भी पानी से भरा हुआ है। दूसरा जो गिलास है वो छोटा है और चौड़ा है, वो भी क्या है, पानी से भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब ठीक है, अब बच्चा क्या है, बच्चा उसमें, अगर बच्चे से आप कहने लग जाओ, अब बच्चे से आप पूछने लग जाओ कि बताओ वो इसमें से किस गिलास में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा क्या बताएगा। इस अवस्था की में बता रहे हैं कि बच्चा क्या वास्तविकता को नहीं देखेगा, बच्चे को लगेगा कि जो गिलास लंबा है
उस गिलास में क्या है, पानी ज़्यादा है। ठीक है, यानी वो एक ही विशेषता पर ध्यान दे रहा है। एक ही विशेषता यानी उसकी लंबाई पर तो उसने ध्यान दिया है, अभी उसके अंदर इतनी समझ विकसित नहीं हुई है। तीसरा है संरक्षण की समझ नहीं होती, यानी बच्चे को इस अवस्था में संरक्षण की समझ नहीं होती है। संरक्षण के बारे में भी आगे बताएंगे, ये क्या है, अगली अवस्था की विशेषता है। ठीक है, यानी इस अवस्था की विशेषताएं क्या होती है, अहम केंद्रिता, जीवबात और केंद्रण। बच्चा तर्क करता है, लेकिन ये जो तर्क होते हैं उसके वास्तविकता पर आधारित नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगली अवस्था है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। मूर्त मतलब या ठोस का मतलब है जो वस्तुएं बच्चों के सामने है, जो वस्तु बच्चे के सामने है वो उसी के बारे में बात कर सकता है, उसी पर तर्क अभी कर सकता है जो सामने है। मूर्त का मतलब है जो भी सामने है। अब देखिए, इस अवस्था में बच्चा तार्किक सोच विकसित करता है, लेकिन केवल मूर्त या ठोस चीज़ों पर ही आधारित होती है। मूर्त या ठोस मतलब जो चीज़ उसने देखी है, जो चीज़ उसके सामने है। ठीक है, बच्चे संरक्षण को समझने लगते हैं। अब देखिए संरक्षण आया है, अब हम आपको बता देते हैं संरक्षण क्या है। संरक्षण का मतलब है इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि किसी वस्तु का आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती है, यानी वो समझ जाता है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती है। जैसे अभी जो पिछली अवस्था में बच्चे को 2 गिलास पानी दिया गया था, पानी दोनों ही गिलास पानी से भरे हुए थे। एक गिलास लंबा और पतला था, दूसरा छोटा और चौड़ा था। बच्चे से पूछा गया कि कौन से गिलास में पानी ज़्यादा है, तो बच्चे ने क्या, उसके सिर्फ एक ही विशेषता पर ध्यान दिया, लंबाई पर। उसी के आधार पर उसने बोला था कि इस गिलास में पानी ज़्यादा है, जो कि लंबा है ना। लेकिन अब इस अवस्था में आकर क्या है, बच्चा समझने लगता है कि जो गिलास क्या है, यानी इस अवस्था में समझ जाएगा कि जो दोनों गिलास है, दोनों ही गिलास में बराबर पानी है। अब जो है बच्चा क्या है, समझ गया है कि बच्चे जो गिलास है इसका आकार बदलने से इसकी मात्रा जो है, यानी इसमें जो पानी की मात्रा वो नहीं बदलती है। यही क्या है, संरक्षण। यानी संरक्षण का मतलब है मात्रा, द्रव्यमान, आयतन आदि की जो संकल्पना है उसको वो बच्चा समझने लगता है। ठीक है, अब दूसरी विशेषता है वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब वस्तुओं को समान गुणों के आधार पर समूह बनाना, यानी वस्तुओं को समान गुणों के आधार पर समूह, यानी वस्तुओं को देखकर अब बच्चों समूह उसको क्या है, डिफ्रेंशिएट करने लगता है। माने बच्चों को उसके सामने समान भी वस्तुएं रखती जाए, लेकिन वो उसको सबको देखकर अलग अलग बता सकता है। ठीक है, क्रमबद्धता, वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करना, यानी वस्तुओं को क्या है, अब क्रम में लगा सकता है। नंबर 4 जो गुण है, पलटावी गुण, रिवर्सिबिलिटी, मानसिक रूप से क्रिया को उल्टा करके समझना। इसका मतलब होता है, देखिए इसका मतलब है इस अवस्था में जो पलटावी गुण उसके अंदर आ जाता है। अब पलटावी गुण क्या होगा, किसी प्रक्रिया को उल्टा करके फिर से पहली जैसी स्थिति में लाया जा सकता है। मतलब ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यानी कि बच्चा आप समझ लेता है, लगने लगता है कि अगर मिट्टी की कोई गोल गेंदी है, यानी मिट्टी की गोल गेंद है, तो मिट्टी की गोल गेंद को क्या है, लंबा रोल में बनाया जा सकता है, और लंबे रोल से फिर से उसको क्या है, गोल ही गेंद में बनाया जा सकता है। ये क्या है, पलटावी, यानी जो पहली स्थिति थी, यानी जो अगर उसको पलट भी दे, उसको पलटने पर भी उसको फिर से उसी स्थिति में लाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से फिर से समझ लेते हैं, जैसे 5 + 3, बच्चे को पता है 5 + 3 8 होता है। अब बच्चा इसको इस तरीके से भी समझ सकता है कि 8 - 3 भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये पलटावी गुण है, यानी 5 + 3 किया तो 8, और अगर 8 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया, 5। ये होगा पलटावी गुण, यानी वो समझने अब इन चीज़ों को लगता है। अगला है अहम केंद्रितता का समाप्त होना, यानी अहम केंद्रितता का मतलब बच्चा अब दूसरों के नज़रिए और भावनाओं को समझने लगता था। अब पहले क्या था, अहम केंद्रित था, इस ईगोसेंट्रिक था। कौन सी अवस्था थी बताइए वो, अभी हमने पढ़ा है ना, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। देखिए जो पूर्व, इसी से पहले वाली जो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी विशेषता थी कि यानी जो पूर्व संक्रियात्मक थी 2 से 7 वर्ष की, इसमें बच्चा क्या था, अहम केंद्रित था, यानी वो सिर्फ अपने ही आधार पर सब चीज़ों समझता था, यानी उसको लगता था जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वही क्या है, सही है। लेकिन अब जो अवस्था आ जाती है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसमें ये जो गुण होता है अहम केंद्रितता वाला, ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसमें ये जो गुण है
अहम केंद्रिता वाला ये क्या है, एकदम समाप्त हो जाता है। बच्चा क्या है, अब दूसरों के नज़रियों को और दूसरे की भावनाओं को भी समझने लगता है। लास्ट है विकेंद्रण, यानी एक से अधिक पहलुओं पर एक साथ ध्यान देना। यानी इसका मतलब है कि अब बच्चा जो है इस उम्र में जो है, यानी इस अवस्था में बच्चा अब एक साथ कई विशेषताओं पर ध्यान दे सकता है। यानी एक साथ क्या है, किसी भी चीज़ के कई पहलुओं पर बच्चा अब ध्यान देने लगता है। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट की अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये क्या होती है, 11 वर्ष और उससे अधिक होती है। अब इस अवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या है, अमूर्त और काल्पनिक चीज़ों के बारे में सोच सकता है। अमूर्त माने यानी जो वस्तु अब बच्चे के सामने भी नहीं है, यानी पहले उसने कभी देखा है, पहले क्या है उसने कभी देखा है, अब क्या करता है उसके बारे में भी बच्चा क्या है सोच सकता है। काल्पनिक चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है। ठीक है, नंबर 2 है समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। यानी बच्चे में अब क्या हुई, समस्या दे दी तो उसको सोल्व करने की कैपेसिटी विकसित हो जाती है। बच्चे के अंदर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आदर्शवाद और तर्क क्षमता का विकास हो जाता है। बच्चा क्या है, इसमें फ्यूचर प्लानिंग क्या है करने लगता है। बच्चा भविष्य की योजनाएं बनाने में सक्षम होता है। नैतिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार करने की क्षमता भी उसमें क्या है, विकसित हो जाती है। वह विभिन्न दृष्टिकोणों को समझकर निर्णय लेता है। ठीक है, कल्पना और रचनात्मकता का स्तर इसमें उच्च हो जाता है। स्वयं के विचारों और मान्यताओं पर कुछ पुनर्विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी खुद के विचार और जो उस विचार के पीछे मान्यता है उस पर क्या फिर से सोच विचार करने की क्षमता जो है उसमें विकसित हो जाती है। अब क्या क्या विशेषताएं इसकी, अमूर्त चिंतन की क्षमता, भविष्य की योजना बनाना, नैतिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता, स्वयं के विचारों पर पुनर्विचार करना। ये क्या हो गया, हमारी इस अवस्था की विशेषता हो गई। ठीक है, अब हमने चारों विशेषता को बताया। अब जो है जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसमें कुछ मुख्य तत्व बताए गए हैं। ठीक है, अब उनको हम समझ लेते हैं। अब ये मुख्य तत्व संबंधित है कि बच्चे कैसे सीखते और समझते हैं, कि उस सिद्धांत में इसने पियाजे ने ये भी बताया कि बच्चे कैसे सीखते और समझते हैं। उसके लिए पियाजे ने क्या है कुछ टर्म्स दिए, उन टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, पहला चीज़ बच्चे बताइए पियाजे ने स्कीमा। अब देखिए स्कीमा क्या होता है, हमारे दिमाग की सोचने की रूपरेखा। यानी स्कीमा का मतलब है बच्चे जो है ना दिमाग से पहले से मौजूद, यानी जो उनके दिमाग में पहले से मौजूद जानकारी है या उनके जो एक्सपीरियंसेस है बच्चे है ना उसके आधार पर क्या है चीज़ों को सोचता है। यानी स्कीमा क्या है, हमारे दिमाग में बनी सोच की एक रूपरेखा या ढांचा है। यानी पहले से जो हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं चीज़ें सोच है, इसके माध्यम से हम दुनिया की चीज़ों, घटनाओं और अनुभवों को समझते हैं। यह स्कीमा पहले से मौजूद होता है और जितने एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं उससे क्या होगा, ये बेहतर होता जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, बच्चा जब पहली बार गाय देखता है तो वह उसे पहले से बने जानवर के स्कीमा में रखता है। यानी बच्चे को अभी पता है कि जानवर होते हैं। बच्चे का जो पहला स्कीमा है, यानी दिमाग में क्या मौजूद जानकारी है कि बच्चा जानता है कि क्या है जानवर, कि बच्चा क्या जानवर के क्या इतने होते हैं, 4 पाँव होते हैं। बच्चे को ये पता है, उसके दिमाग में क्या स्कीमा बना हुआ है कि जानवर जो होते हैं उनके 4 पैर होते हैं। तो बच्चा ठीक है, यानी जब बच्चे ने पहली बार देखा, किसी गाय को देखा तो उसको तो जानवर का पता है ना, तो उसको क्या समझ रहा है, अभी जानवर समझता है। अगला है आत्मीकरण। आत्मीकरण अगला क्या है, आत्मीकरण। आत्मीकरण का मतलब है नई जानकारी को पुराने ज्ञान में फिट करना। यानी जब बच्चा किसी नई जानकारी या अनुभव को बिना अपने पुराने स्कीमा को बदले उसी पुराने स्कीमा में समझ लेता है तो इसे आत्मीकरण कहते हैं। अब समझेंगे कैसे। अब यानी अब बच्चा पहली बार कुत्ते को देखता है। बच्चा क्या करेगा, पहली बार कुत्ते को देखता है तो उस कुत्ते को देखकर ही उसने क्या है गाय की तरह ही उसको 4 पैर वाला जानवर मान लेता है। यानी पहले क्या उसने गाय देखा था, गाय जानवर थी। अब क्या है, अब उसको गाय देख के पता चल गया कि क्या है, ये भी जानवर है और इसके की 4 पैर है। यानी अब आगे वह क्या करेगा, जब उसने क्या कुत्ता देखा पहली बार तो उस कुत्ते को भी क्या समझ रहा है, वो गाय समझ रहा है कि 4 पैर वाला जानवर गाय है ये।
यानी क्या किया है उसने, जो उसकी नई जानकारी उसको मिली थी, कुत्ता क्या नई जानकारी है, उसने क्या किया है, उसको पुराने ही ज्ञान में क्या कर लेता है, फिट कर लेता है। इसी को कहा जाता है आत्मीकरण। अब तीसरी चीज बताइए उसने, अनुकूलन, यानी नई जानकारी के अनुसार स्कीमा में बदलाव करना। अब देखिए अनुकूलन का मतलब है पुराने ज्ञान में बदलाव करके नई जानकारी सीखना। जब कोई नई जानकारी हमारे पुराने स्कीमा में फिट नहीं बैठती है, यानी जो पुराना जो पैटर्न बना हुआ था सोच का, यानी वो जो नई जानकारी मिली है वो हमारे उसमें क्या फिट नहीं बैठ रही है, तो बच्चा क्या करता है, अपने स्कीमा में बदलाव करेगा। यानी क्या करेगा, बदलाव करता है या फिर से नया कोई स्कीमा बनाता है, यानी नई सोच का एक पैटर्न बनाता है, ताकि वह नई स्थिति को समझ सके। अब देखिए कैसे, जब बच्चा जानता है कि कुत्ता गाय से अलग जानवर है, यानी ये बच्चा इसमें क्या अनुकलन में क्या होगा कि कुत्ता जो है गाय से अलग जानवर है, तो वह क्या करेगा, कुत्ते के लिए एक नया स्कीमा बना लेता है। अब उसने फिट नहीं किया है, ठीक है, जैसे उसने पहले आत्मीकरण में क्या किया था, नई जानकारी को क्या है पुराने स्कीमा में अपने फिट कर लिया था। अनुकूलन में वो फिट नहीं करेगा, उसमें क्या करे, या तो वो अपने स्कीमा में बदलाव कर रहा है पैटर्न में, या फिर वो उसी को पूरे को चेंज कर देता है, नया स्कीमा बना लेता है। अब वो कैसे बनाया कि जैसे उसने कुत्ता, अब वो बच्चा जान गया है इसमें कि कुत्ता जो है गाय से अलग जानवर है, तब वे क्या है कुत्ते के लिए एक नया स्कीमा बना लेता है। ठीक है, लास्ट में है संतुलन। लास्ट में क्या है, संतुलन। अब देखिए संतुलन, संतुलन क्या है, आत्मीकरण और अनुकूलन के बीच संतुलन बनाया, मतलब पुराने और नए ज्ञान के बीच में संतुलन। संतुलन का मतलब है जो पुराना था और जो नया ज्ञान है उसके बीच में संतुलन। बच्चा हमेशा, अब देखिए, बच्चा हमेशा अपने पुराने ज्ञान यानी आत्मीकरण और नया अनुभव यानी अनुकूलन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, बिगड़ेगा कब, यानी जब उसको कोई बात समझ में नहीं आएगी, कोई चीज़ उसको समझ नहीं आती, तो फिर क्या करेगा बच्चा, स्कीमा बदलता है। स्कीमा बदलता है माने अनुकूलन, और फिर से संतुलन का प्रयास करता है। यही क्या है, संतुलन है। ठीक है, यानी जब बच्चा गलत समझ लेता है, जब बच्चा गलत समझ लेता है फिर सही जानकारी मिलती है, तो वह अपनी समझ को ठीक करके संतुलन बना लेता है। ठीक है, अब देखिए सारांश क्या निकल गया, स्कीमा क्या था, सोच की रूपरेखा। आत्मीकरण, नई चीज को पुरानी में ही शामिल कर लेना, नई चीज को ही पुरानी में शामिल कर लेना। अनुकूलन क्या था कि जो नई जानकारी के अनुसार स्कीमा में बदलाव कर लेना, कि जो नई जानकारी है उसको फिट नहीं किया है, अब हमने क्या कर लिया, उसको बदलाव कर लिया है, वो अनुकूलन हो गया, यानी स्थिति के अनुसार अपने आप को उसी में ढाल लेना है। संतुलन क्या है, दोनों के बीच संतुलन बनाना है, यानी जब वो दोनों के बीच में संतुलन बनाना सीख जाता है तो यही क्या है, अधिगम। यही क्या है, अधिगम। ठीक है, दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सीखने की असली प्रक्रिया है। यह चारों तत्व मिलकर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये चारों तत्व ही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए ट्रिक है याद रखने की, कि बच्चा पहले क्या करेगा, देखता है, फिर क्या करेगा, समझता है, फिर समझ के क्या है, मिला लेता है, यानी स्कीमा में अपने, फिर स्कीमा में ज़रूरत के अनुसार बदलाव करता है, बदलाव करने के बाद क्या, संतुलन बनाता है, और जब वो संतुलन बनाता है तो फिर क्या है, वो चीज़ों को सीखने लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो पियाजे के सिद्धांत की मुख्य बातों को देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य मेन जो बातें हैं, पियाजे ने कहा है कि ज्ञान जो है बच्चे के भीतर है, पहले से मौजूद संरचनाओं से बनता है, यानी पहले से बच्चे के दिमाग में जो जानकारी मौजूद है, ज्ञान भी क्या है, बच्चे के भीतर पहले से मौजूद संरचना यानी स्कीमा से बनता है। ठीक है, बच्चा के अंदर जो जानकारी उसी से वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है, पहले से मौजूद जो स्कीमा यानी जो सोच का पैटर्न है उसी से क्या करेगा, वो अपने ज्ञान का निर्माण। नंबर 2 है, बच्चा सक्रिय रूप से अपने वातावरण के साथ क्रिया करके सीखता है। ठीक है, यानी बच्चा जब खुद से क्या करेगा, चीज़ों को करता है, तभी वो क्या करेगा, सीखता है। नंबर 3 है, विकास क्रमिक और चरणबद्ध होता है, यानी आयु के अनुसार होता है। ठीक है,
यानी इसका मतलब है बच्चा हर उम्र में अलग तरीके से सोचता है और सीखता है, क्रम से चलता है, ये चरण चलता है। ठीक है। नंबर 4 है सभी बच्चे इन चरणों से एक निश्चित क्रम में गुजरते हैं। यानी जो सभी बच्चे हैं इन चरणों में जो है, यानी जो चारों चरण हैं ना, विकास के चारों चरण दिए हैं, इन चारों चरणों से निश्चित क्रम से, यानी निश्चित ही चलता है। जो क्रम दिया कि पहले संवेदी गत्यात्मक अवस्था है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक है, पूरा जो चारों क्रम है उसी चरण में चलेंगे। ये नहीं है कि पहले संवेदी हो गया फिर मूर्त हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अब है प्रत्येक चरण में सोचने की जो गुणवत्ता में परिवर्तन होता है, यानी जैसे कि यानी चरण बदलता रहेगा, यानी आयु क्या है, आयु के अनुसार चरण बदलता रहेगा, तो जो बच्चे है उसके सोचने की क्वालिटी में भी चेंज होता रहता है। लास्ट में कहते हैं पियाजे के अनुसार बच्चे सीखते हैं, समझते हैं और धीरे धीरे सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। ये मेन पॉइंट निकल के आया है। ये पियाजे ने क्या कहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे सीखते हैं, समझते हैं और धीरे धीरे सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल की हम अपनी क्लास में पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित 30 MCQs लेकर आएंगे। और जो हमारे MCQs होंगे वे जितने भी अभी हाल फिलहाल या पहले भी परीक्षाएं शिक्षक भर्ती हुई, CTET, सुपर टेट, UP टेट या अन्य राज्यों में जितनी भी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है। वो सारे हमारे 30 के 30 क्वेश्चन जो है पियाजे के सिद्धांत पर ही आधारित होंगे। ठीक है। तो चलिए, सरकारी मास्टर सीरीज़ की अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।